गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों फाइनली जो यूएस, इसराइल और ईरान की जो डील है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। एंड फाइनली हमें 28 फरवरी के बाद हो सकता है कि बहुत ही जल्द एक ऐसा दिन देखने को मिले जब एक्चुअल में मिडल ईस्ट के अंदर थोड़ी हमें शांति हो। लगभग 5 महीने का टाइम हो चुका है युद्ध को स्टार्ट हुए। एंड फाइनली हम यहाँ पे एक डील के काफ़ी क्लोज हैं। एंड इस डील के बाद होगा ऐसे कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको यहाँ पे खोल दिया जाएगा। कोई भी यहाँ पर ब्लॉकेज यहाँ पे नहीं होगा। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि जो ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट है उसका खतरा भी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय के अंदर यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल स्टेबल हों। एंड जो असेंशियल गुड्स की सप्लाई जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है पिछले 5 महीने के अंदर, अब वो एक तरह से नॉर्मलाइज हो पाए। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमें ना जुलाई मंथ के अंदर पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हमने पेट्रोल डीजल ज़्यादा क्यों इस्तेमाल किया? अगर आप पिछले सालों के मुकाबले नोट करेंगे ना तो लगभग 9% का आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है जुलाई मंथ के अंदर। उसका सिंपल कारण ये है कि इस बार हमने नोटिस किया कि बारिश हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुई, हुई है, पर पहले के सालों के मुकाबले कम बारिश हुई है। अब बारिश कम होगी, मानसून कम होगा, तो उस केस में यहाँ पर किसानों को अपनी फसलों के लिए पानी यहाँ पे देना, अपनी मिट्टी के लिए यहाँ पे पानी आपको देना पड़ेगा फसलों के ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बिजली की आवश्यकता है, आपको ट्यूबवेल चलाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिला कि यूजेज बढ़ गया। प्लस एट द सेम टाइम ट्रैक्टर्स को चलाने के लिए यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ती है इन सब चीज़ों की। सो दैट इज़ वाई पेट्रोल एंड डीजल का कंजप्शन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा जुलाई के अंदर। इसके अलावा दोस्तों मोदी जी ने यहाँ पर ड्रग्स को यहाँ पर भारत में कम इस्तेमाल हो, या भारत एक हमारा जो युवा वर्ग है वो ड्रग्स का इस्तेमाल ना करे, इसके लिए यहाँ पर एक नेशनल विजन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी कोशिश ये रहेगी कि लोगों के पार्टिसिपेशन की मदद से जो ड्रग अब्यूज़ है उसको हम यहाँ पे ख़त्म कर पाएँ। दोस्तों डेट है आज की 3 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम के बारे में। सबसे पहली बात, खेलो इंडिया स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है। ये 2017 के अंदर हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है, ठीक है ना, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, उसके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट की गई थी ताकि भारत देश के अंदर हम जो स्पोर्ट्स के अंदर एक्सेल कर पाए। आप लोग नोटिस करते होंगे जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, वी आर डूइंग वेरी गुड इन कॉमनवेल्थ गेम्स। ओलंपिक गेम्स में हमारा प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है, पर अभी हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को हमें यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर बनाना होगा। देश भर के अंदर एक स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप करना होगा। जो टैलेंट होता है ना उसको यंग टाइम के अंदर ही आपको स्टार्ट करके उसको नर्चर करना होगा। ये सारे काम करने पड़ेंगे और इसीलिए हमने यहाँ पर खेलो इंडिया यहाँ पे स्कीम लॉन्च करी थी 2017 के अंदर, ताकि भारत में इकोसिस्टम बेहतर हो, ग्रास रूट से हम यहाँ पे टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी 2025 के साथ अलाइन करें एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ भी ये अलाइंड है। अब पॉइंट पता क्या है, हमने इसको रीवैम्प किया है। रीवैम्प मतलब इसको आप अपग्रेड कह लो, बेहतर कह लो आपकी, हमने खेलो इंडिया को हमने बेहतर कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो हमने जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड आपके सेंटर्स हैं, इकोसिस्टम है, उसको हम यहाँ पे बेहतर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनको और ज़्यादा बेहतर करेंगे। खेलो इंडिया एक्रेडिटेड जो अकेडमीज होती हैं, सेंटर्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस यूथ स्पोर्ट्स कंपनीज हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंप्रूवमेंट होंगी। स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम बेहतर शानदार बनेगा जहाँ पर साइंटिफिक ढंग से कोचिंग दी जाएगी। उसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे कि कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे खेलो इंडिया फीडर स्कूल एंड खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय। अब यहाँ पर पता क्या होगा, इन विद्यालयों और इन स्कूल्स के अंदर यहाँ पर बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा और बच्चों को स्पोर्ट्स भी इंटीग्रेट करवाया जाएगा। और शानदार बच्चे जो स्टार्टिंग में ही परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं ना, उनको आगे हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके वो ओलंपिक्स जैसे लेवल के ऊपर यहाँ पर भारत देश के लिए पदक लेकर आए। इनफैक्ट एक नई कैटेगरी इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट कैटेगरी, इसको यहाँ पर हमने और एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना, जहां पर साइंटिफिक कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म उनको मॉनिटरिंग हम करते रहेंगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट भी उनको यहाँ पे मिलेगी, कंपटीशन का एक्सपोजर मिलेगा और खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से ट्रेनिंग मिलेगी। ये सब करेंगे। फिर टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे,
गांव-गांव से ग्रास रूट्स के ऊपर हम यहाँ पे अच्छे जो बच्चे हैं, जो खेल के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना यहाँ पर ज़ोनल कमिटीज़, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, मैनेजर इन सब की यहाँ पे ज़िम्मेदारी होगी। एंड कोशिश ये होगी हमारी जो स्कीम है ना टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, वहां तक उनका एक प्रॉपर एक रास्ता दिखा पाए। ये ना टॉप्स में वो लोग होते हैं जिनमें हमें पोटेंशियल लगता है जो आगे जाके हमारा गोल्ड या फिर मेडल जीत सकते हैं एटलीस्ट ओलंपिक्स के अंदर। उनके लिए हमने स्पेसिफिक ये स्कीम यहाँ पे चलाई हुई है, तो सरकार उनको पैसों की, न्यूट्रिशन की, सब तरह की यहाँ पे मदद यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो स्कीम के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लीग्स, चैंपियनशिप यहाँ पे होती रहेंगी और एक कंपटीशन यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है ना। महिलाओं के स्पोर्ट्स के ऊपर, पैरा स्पोर्ट्स, इंडिजिनियस गेम्स, इनके ऊपर एक्सेसिव स्पेशल फोकस आप पे देने की यहाँ पर कोशिश है। इसके अलावा आपको पता भी होगा कि भारत कोशिश कर रहा है कि 2036 के अंदर ओलंपिक्स भारत देश के अंदर हो। अब उसके लिए हमें इंडिया के अंदर एक स्पोर्टिंग इकोसिस्टम और एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये रिवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम यहाँ पे हेल्प करेगा। कुछ बदलाव किए गए हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी, जैसे नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड, ये यहाँ पर आपका इंश्योर करेगा कि कोचिंग स्टैंडर्ड्स और ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पर एथलीट्स का पूरा डेटा, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन कौन से कंपटीशन है, सब कुछ एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम है ना, जो कि 2001 में लॉन्च हुई थी, बहुत पुरानी स्कीम है ये, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, हमारे जो भी आपके कोचिंग वगैरह है उनको फंड करते हैं, तो इसको भी अंदर भी इन्हेंस किया गया है, इसको बेहतर बनाया गया है ताकि फंडिंग वगैरह की दिक्कत यहाँ पे ना रहे, ठीक है। इनफैक्ट जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसको भी हम एक्सपैंड करेंगे हमारे युवाओं के अंदर, बाकी लोगों के अंदर। हम यहाँ पे उनको बोलेंगे कि भाई आप फिजिकली फिट रहो, ठीक है ना। आजकल क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल हो चुका है, वहां पर लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम करते हैं, तो फिट इंडिया स्कीम को भी हम यहाँ पे इस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने के अंदर यहाँ पे हेल्प करेगी, ताकि लोग अपने यहाँ पे एक्सरसाइज करें और थोड़ा फिट यहाँ पे ज्यादा रहें। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा ना यूपीआई के बारे में बता देता हूँ। वैसे मुझे पता है कि आप सब लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते ही हो। अब यूपीआई को डेवलप किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, जिसके माध्यम से आपके पास कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फोन पे, गूगल पे, अब इसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो दरअसल में यूपीआई ही है। और यूपीआई का इस्तेमाल करके आप आराम से एक सामने वाले बंदे को पेमेंट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट, तो काफ़ी आराम से, काफ़ी इंस्टेंटली ये पेमेंट यहाँ पे हो जाता है। अब आपको पता होगा कि हम इंडिया में तो इसको इस्तेमाल करते ही हैं, पर इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी अच्छी खासी है। 9 देशों के अंदर आज के टाइम यूपीआई एक्सेप्टेड है, दैट इज कंबोडिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, भूटान, कतर एंड श्रीलंका। तो ये सारी बातें चलो हमें पहले भी पता थी। अब नया चेंज पता क्या आया है, यहां पर ना क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया गया है। किसके बीच में? मालदीव्स और इंडिया के बीच में। कैसे? देखो, जैसे भारत का यूपीआई है ना, वैसे ही मालदीव्स का आपको वारा आपको सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आसानी पता क्या हो जाएगी, लेट से कोई बंदा है, ठीक है ना, कोई बंदा मालदीव्स के अंदर बैठा हुआ है, राइट, वो यहाँ पर किसी इंडियन बंदे को यहाँ पे पेमेंट करना चाह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। अभी स्टार्टिंग के लिए इतना होगा कि इसको यहाँ पे अपने जो भी मालदीवियन करेंसी है ना, मालदीवियन रुपया, वो भेजना है, तो आराम से यहाँ पर ये इंडिया में बैठे हुए बंदे को भेज सकता है। और इसका जो भी बैंक अकाउंट होगा इंडिया के अंदर रुपी वाला, उसने अमाउंट में रुपी इसको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे और रियल टाइम बेसिस के ऊपर फटाफट, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ये अभी यहाँ पर दोनों देशों के बीच में यहाँ पे ऑपरेशनलाइज यहाँ पे किया गया है। अब इसमें फिलहाल के लिए पार्टिसिपेटिंग बैंक जो फर्स्ट फेज के अंदर हैं, वो बैंक ऑफ मालदीव्स, मालदीव इस्लामिक बैंक, ये सब हैं। आगे जाके और बढ़ेंगे फ्यूचर में जाके ना, जैसे आप लोग पेमेंट करते हो ना, किसी दुकान के बाहर जाकर स्कैनर आपने स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, आगे जाके ऐसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि लेट से कोई भी कहीं से आपका मालदीव्स का बंदा है, वो इंडियन किसी मर्चेंट को पे करना चाह रहा है या वाइस वर्सा करना चाह रहा है, तो आगे जाके बहुत आराम से ये चीज़ हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग फेज है, तो सिर्फ अभी थोड़ा कम चीज़ें अभी यहाँ पे रखी गई हैं। अभी फेज 1 के अंदर बैंक्स भी कम है, पर आगे जाके बैंक्स और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए फैमिली रेमिटेंसेज भेजने हैं, कोई बंदा मालदीव में काम कर रहा है पर है वो भारतीय, वो अपने घर पैसा भेजना चाह रहा है, तो आराम से भेज सकता है। अब यहाँ पे गिफ्ट वगैरह भेज सकता है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में अलाउड है। आगे जाके आराम से हर एक पेमेंट यहाँ पे आप यहाँ पे कर पाओगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे एक तो मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, भारत की तरफ से आरबीआई और भारत की तरफ से ही एनपीसीआई पेमेंट
इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन सब का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है। तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई के बारे में। देखो पॉइंट पता क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको ना दरअसल में 1851 यानी कि लगभग 175 ईयर पहले बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम आपको याद होगा कि इसी टाइम जो बॉम्बे टू थाने जो ट्रेन चली थी, है ना, 1850s का ही टाइम था, 53-54 का टाइम था जब बॉम्बे से थाने पहली बार भारत में ट्रेन चली थी। तो अब ट्रेन चलाने के लिए कोल डिपॉजिट्स चाहिए, तो कोल डिपॉजिट्स कहाँ मिलेंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। अब इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता के अंदर है, हालांकि इसके अलग अलग 6 रीजनल ऑफिस अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के टाइम ना मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत ये काम करती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड आज के टाइम इसका काम काफी बढ़ गया है। स्टार्ट जब 1851 में हुआ था तो केवल कोल डिपॉजिट्स को ढूंढने का काम था, पर आज के टाइम फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सबको ये ढूंढने का, इवेल्युएट करने का काम करता है, ताकि भारत यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे इंश्योर कर पाए मिनरल्स के अंदर भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर असेसमेंट करते हैं, सर्वेस करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वेस अलग अलग प्रकार के, प्रॉपर डेटाबेस यहाँ पे मेंटेन करते हैं, प्लस अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, कुछ इस प्रकार के जो डिजास्टर्स होते हैं उन सब के रिगार्डिंग रिसर्च करना, स्टडीज करना, वो भी यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही काम होता है। इनफैक्ट जैसे ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी आपके ग्लेशियर्स की बात होती है, सीस्मिक टेक्टोनिक्स ये आपके अर्थक्वेक्स के साथ लिंक हो जाता है। ठीक है, जियो एनवायरमेंटल स्टडीज, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती हैं। एंड इस प्रकार से आप नोटिस कर पाएंगे कि सरकार को अच्छी जानकारी देना, इंडस्ट्री अकेडमी को जानकारी देना, एंड उस बेसिस के ऊपर अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना पाना, ये सारा यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे काम बन जाता है, सरकार को एक तरह से एडवाइस देता है। अब इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, अभी तक ना टोटल 53 डायरेक्टर जनरल हो चुके थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, पर अभी तक कोई भी डायरेक्टर जनरल महिला नहीं थी। पहली बार अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के अंदर ये बात हुई है कि पहली बार इसकी वुमेन डायरेक्टर यहाँ पे बनने जा रही हैं, यानी कि बन चुकी है श्रीमती अशोक अग्लावे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर पहली महिला डायरेक्टर का यहाँ पे पद जो है यहाँ पे बन गई हैं, एंड इस प्रकार से ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये 54 डायरेक्टर जनरल अब यहाँ पे ये बन चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छा एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। देखो अभी ये जो वीक चल रहा है ना, अगस्त 1 से लेकर अगस्त 7 का, इसको हम यहाँ पे हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है। एक ना डेक्लेरेशन का मैं आपको नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, 1990 में ये डेक्लेरेशन थी, इनोसेंटी डेक्लेरेशन। दरअसल में 1990 में फ्लोरेंस इटली के अंदर ना ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए WHO और यूनिसेफ के जो पॉलिसी मेकर्स थे वो साथ में आए थे, एंड उस बेसिस के ऊपर यहाँ पर बताया ये गया था दुनिया को कि ब्रेस्ट फीडिंग अपने यहाँ पे प्रमोट करिए। ठीक है ना, तो उसी चीज को हम याद करते हैं हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त, ये जो पूरा वीक होता है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए। अब इसको आपका कोऑर्डिनेट करता है दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। ये दरअसल में एक ग्लोबल नेटवर्क है जो 1991 में बना था, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को यहाँ पे प्रमोट करता है। यूनिसेफ के साथ इसका स्टेटस कंसल्टेटिव स्टेटस है, इकोसॉक, यूएन इकोसॉक के साथ भी इसका कंसल्टेटिव स्टेटस है। तो इनोसेंटी डिक्लेरेशन के ऊपर ये काम करता है ताकि दुनिया भर के अंदर यहाँ पे अवेयरनेस जनरेट करी जा पाए रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो इस बार जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है उसकी थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। पॉइंट पता क्या है, अगर आप नोटिस करोगे ना तो हमारे यहाँ पे कोशिश ये है जैसे भारत की कि जन्म के पहले घंटे के अंदर ही यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो, पहले 6 महीने तो केवल और केवल ब्रेस्ट फीडिंग ही होनी चाहिए, और 2 साल तक हमें कोशिश करनी चाहिए उसके बियॉन्ड भी कि बच्चों को यहाँ पे हम यहाँ पे ब्रेस्ट फीड कर पाएं। ब्रेस्ट फीड से फायदा पता क्या होता है कि एक तो जो बच्चा होता है उसको प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीजें अच्छी मात्रा के अंदर एक प्रॉपर बैलेंस के अंदर मिलती हैं। बच्चे के लिए इसको डाइजेस्ट करना भी यहाँ पे आसान होता है, एंड इनफैक्ट ना जो माँ का दूध होता है वो इन्फेंट की जरूरतों के हिसाब से, जो बच्चे की जरूरत है उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है ना, बच्चे को ज्यादा फैट चाहिए तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाते हैं, राइट। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर एंटीबॉडीज भी माँ से बच्चे में ट्रांसफर होती हैं। ठीक है ना, तो बच्चे को डायरिया, रेस्पिरेटरी इलनेस, ईयर इन्फेक्शन, इन सब चीजों से बचाता है
जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है। इसके अलावा माँ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे माँ को भी ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर का होने का खतरा कम हो जाता है। पोस्टमार्टम रिकवरी के अंदर यहाँ पे हेल्प करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैटरनल हेल्थ को भी यहाँ पे प्रमोट करता है। तो हमने भी भारत कोशिश यहाँ पे ये कर रहा है कि लोगों को हम यहाँ पे अवेयर करवाएं। आज के टाइम थोड़ा जो देखो महिलाओं का जो जीवन है वो करियर की वजह से या फिर बहुत सारे और कामों की वजह से थोड़ा हेक्टिक बन गया है, जिस वजह से केवल वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती। बट हमारी कोशिश यही है कि लोगों को इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा अवेयरनेस कराएं। एंड इसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इन सब का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होने जा रहा है। तो अभी फिलहाल भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये इस वीक को सेलिब्रेट कर रहा है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, और इसके लिए हमने यहाँ पे नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में। देखो फिर से एक बात मैं बताऊं, ये स्कीम नई स्कीम नहीं है। ये स्कीम दरअसल में 2024 में यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, पर आज के समय काफी ज्यादा इसका डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। सरकार के द्वारा हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से ये स्कीम ने बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प की है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आखिर ये स्कीम है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। सबसे पहले तो ये समझो कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो जितना पैसा होगा यहाँ पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देगी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। नाम में ही है ना विद्या लक्ष्मी। अब देखो कई बार ना कई हमारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, हायर एजुकेशन वो करना चाहते हैं, ठीक है, कॉलेज में जाना चाहते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि यार ग्रेजुएशन में खर्चा बहुत आएगा। अब उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, लोन लेने जाते हैं तो दिक्कत आती है, कुछ कोलेटरल नहीं होता, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। तो सरकार ने इन्हीं बच्चों के लिए जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं ना, उनके लिए स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। इसके माध्यम से आपको कोलेटरल फ्री, मतलब यहाँ पे कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना, कोलेटरल फ्री लोन में आपको मिलेंगे, और यहाँ पर गारंटर फ्री एजुकेशन लोन मिलेंगे, यानी कि कोई गारंटी नहीं चाहिए। नहीं तो थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए होती है ना, यहाँ पर नहीं चाहिए। पर ध्यान रखना ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस के अंदर यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल है, सबके लिए नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। यहां पर पता क्या होगा, जैसे आप नोटिस करिएगा, ऐसे परिवार के बच्चे जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए तक की है, मतलब जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज तक की है ना, उनको यहाँ पर 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगी मोरेटोरियम पीरियड के लिए। कहने का मतलब क्या है, देखो मान लो जैसे 4 साल की मान लो किसी की ग्रेजुएशन है, ठीक है, अब इसने आज लोन ले लिया, अब 4 साल तो ग्रेजुएशन चलेगी, फिर 1 साल अगला जो होगा ना वो मोरेटोरियम पीरियड होगा। मोरेटोरियम का मतलब देखो ये वाला जो टाइम है ना, आपको यहाँ पे इसमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो ईएमआईज जो भी बनेंगी वो इस टाइम के अंदर नहीं होंगी, 1 साल के बाद आपको आपका पेमेंट का रीपेमेंट का जो प्रोसेस है वहां पे स्टार्ट होगा। इस महीने सॉरी ये जो 1 साल होगा ना ग्रेजुएशन के जस्ट बाद वाला, इसमें आपके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह तो लगेगा, पर वो काफी कम लगेगा। कितना कम लगेगा, यहाँ पर 3% की कटौती की जाएगी इंटरेस्ट की। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट से आपका इंटरेस्ट बनता था मान लो 7.5%, तो सरकार बोलेगी नहीं 3% हम दे देंगे आपके, तो 4.5% आपका यहाँ पे इस प्रकार से इंटरेस्ट लगेगा। और मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना हो सकता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट प्लस 0.5% ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। ये जो 1 साल होगा ना, इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट इतना हो सकता है। अब आपका सवाल आएगा सर एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट क्या होता है। देखो यहाँ पर ना आपके इंटरेस्ट रेट को किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क, जैसे एग्जाम्पल लेट से रेपो रेट, इसके साथ लिंक कर दिया जाता है। ऐसी चीज जो बैंक इंटरनली कंट्रोल या चेंज नहीं कर सकते। तो लेट से आपका इंटरेस्ट रेट बन जाएगा रेपो रेट प्लस 0.5% ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। एक बार मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद तो नॉर्मल जो भी इंटरेस्ट रेट था वही लगेगा। तो फायदा पता क्या हुआ, फायदा एक तो ये हुआ कि आपको 4 साल और 1 साल ये जो मोरेटोरियम वाला है यहाँ पे बहुत ही मतलब इस 4 साल में तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये जो 1 साल होगा इसमें बहुत ही ना के बराबर इंटरेस्ट लगेगा। फिर आपको एजुकेशन लोन लेने के लिए कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं, कोई थर्ड पार्टी गारंटी की यहाँ पे जरूरत नहीं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है लोन अमाउंट के ऊपर, और आप यहाँ पे आराम से 15 साल तक आप टाइम ले सकते हो अपना रीपेमेंट करने के लिए। फिर सरकार यहाँ पे गारंटी दे रही है 75% क्रेडिट गारंटी, मतलब बैंक भी अब आराम से लोन दे पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर बच्चा लोन नहीं रीपे कर पाएगा फ्यूचर के अंदर, तो सरकार उसको 75% यहाँ पे पैसा यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। तो इस प्रकार से
ठीक है ना। तो ये सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे इस चीज के। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, तो आपको पीएम यूएसपी, यूएसपी होता है उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, उसके अंतर्गत सेंटर सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। यहां पर पता क्या होगा, ऐसे परिवार जिनकी इनकम 4.5 लाख रुपए तक की है, उनको तो फुल इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा मोरेटोरियम के लिए। जो 1 साल है ना, उसमें यहाँ पे कोई इंटरेस्ट इनको यहाँ पे पे नहीं करना होगा, जिनकी इनकम 4.5 लाख से कम है परिवार की। फिर यहाँ पर एक सिंगल पोर्टल से बच्चे आराम से अपनी लोन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के बैंक चूज कर सकते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं तो अपनी शिकायतें यहाँ पे रेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल रुपी वॉलेट का भी यहाँ पे प्रावधान है। इसका मतलब यहाँ पे पता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको सब इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, ठीक है, तो उस केस में कैसे मिलेगा, उसके लिए हम ये मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार पता क्या करेगी, सरकार जो है, जो पीएम विद्या लक्ष्मी वॉलेट में यहाँ पे बनेगा ना, इसका इस्तेमाल करेगी। इसके माध्यम से आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी, यानी कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जो बाकी बच गया इंटरेस्ट वही पे करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था ना यहाँ पे 7.5% वाला, ये वाला आपका मान लो इंटरेस्ट 7.5 था, बट 3% सरकार दे देगी, तो केवल 4.5 देना पड़ेगा। तो ये फायदा है इस पर्टिकुलर यहाँ पे वॉलेट इस्तेमाल करने का, ताकि आपको वो पैसा अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्रेडिट हो जाए एंड आपको कम इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़े। तो एलिजिबिलिटी किसके लिए है, देखो मैंने बताया था सभी कॉलेजेस के लिए नहीं है, जो टॉप के आपके क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना 1425, सिर्फ उन्हीं के लिए है, जिनकी एनआरएफ रैंकिंग बढ़िया है, सिर्फ उन्हीं में है। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली किसी भी कॉलेज के अंदर ले लिया, नो। अच्छे बच्चे जो एक्चुअल में अच्छे कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी एजुकेशन लोन ये सभी डिग्री, सभी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे होगा। एलिजिबल इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चों को जो एडमिशन मिली होनी चाहिए वो मेरिट बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एनआरई कोटा में एडमिशन ली है या मैनेजमेंट कोटा, इनको हटा दिया जाएगा। मेरिट वाले बच्चों को ही हम यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे अपना ये फायदा इसका देंगे। तो लगभग हर साल 1 लाख बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 7 लाख बच्चे अगले 7 साल के अंदर इसका फायदा लेंगे, इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट सबवेंशन का। ठीक है, स्टूडेंट्स को अपने आधार के माध्यम से इसका रजिस्टर करना जरूरी है, ताकि आगे और आगे भी इनको अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है, ताकि यहाँ पर इसको इनका बेनिफिट यहाँ पे मिलता रहे। तो इस प्रकार से पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, और सरकार ने 3600 करोड़ का यहाँ पे बजट रखा है 2024-25 से लेकर 2030-31 तक। और अभी तक बहुत अच्छे से यहाँ पे इसने जो बच्चों की यहाँ पे हेल्प है वो यहाँ पर करी है, राइट। तो ये कुछ चीजें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो मैंने आपको सैटरडे होमवर्क दिया था उसमें एक क्वेश्चन था जन औषधि न्यूट्रासूटिकल्स के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिलेंगे जन औषधि केंद्र के माध्यम से, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आईएनएस निपुण की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये क्या था, एक प्रकार की डाइविंग सपोर्ट वेसल, ठीक है ना, जिसको कि इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट किया गया है, ना कि एयरक्राफ्ट कैरियर, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में गलत बन जाएगा। शहीद उधम सिंह जी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने माइक्रो डायर को मारा था, बिल्कुल दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड क्लाउड बर्स्ट की बात करें तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है ना, ये अपने आप में करेक्ट है, सो दैट इज ऑल्सो अ राइट स्टेटमेंट, राइट। तो इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।